आज हम द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का पार्ट सेकंड करेंगे। इससे पहले पार्ट वन हम बना चुके हैं। इस पार्ट को देखने से पहले उस पार्ट को प्लीज़ जरूर देखें ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएँ। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं 19th सेंचुरी को, यानी कि 1815 से लेकर के बैटल ऑफ वाटरलू से लेके और 1914 यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग तक का पीरियड ऑलमोस्ट 100 ईयर्स का हम डिस्कस करेंगे इसमें। और ये देखेंगे कि कैसे इन 100 ईयर्स में जो वर्ल्ड है वो और भी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो जाता है और भी ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो जाता है और टोटली चेंज हो जाता है। तो देखते हैं कि वर्ल्ड के चेंज होने के पीछे क्या क्या फैक्टर्स थे। उन फैक्टर्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक फैक्टर को लेते हैं। तो इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती हैं इन 100 ईयर्स में, स्पेसिफिकली ब्रिटेन में। और इंडस्ट्रीज के एक्सपेंशन की वजह से जो है एग्रीकल्चर भी जो है वो एक्सपेंड हो जाता है, क्योंकि कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है इन 100 ईयर्स के ड्यूरेशन में। उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, इन्वेस्टमेंट तीनों ही सेक्टर में बहुत ज़्यादा होने लगता है। उसके बाद ट्रेड की बात करते हैं। तो ट्रेड भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं इनमें अच्छे से होने लगता है वर्ल्ड ओवर, एक दुनिया के एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक। वो इसलिए कि जो नए नए जो रूट्स हैं, सी रूट्स और लैंड रूट्स जो हैं वो डिस्कवर किए जाते हैं और एग्जिस्टेंस में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं सोशल फैक्टर की। तो सोशल फैक्टर में देखते हैं जो पुअर और रिच का जो डिवाइड होता है, यानी कि जो गरीब होता है वो और भी ज़्यादा गरीब हो जाता है, एक्सट्रीम पुअर हो जाता है, और जो रिच होता है वो और भी ज़्यादा रिच हो जाता है। इसका कारण होता है कि जो गरीब होते हैं, स्पेसिफिकली वो वर्कर्स जो कि इंडस्ट्रीज में और एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है रिच क्लास की तरफ से। इनको कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जाती, इनके वेजेस भी फिक्स नहीं होते, इनके वर्किंग आवर्स भी फिक्स नहीं होते, और इनके सैनिटेशन और हाइजीन पे भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। उसके बाद इनको स्लेव बनाकर ऑलमोस्ट रखा जाता था, मतलब गुलामों की तरह इनसे ट्रीट किया जाता था। उसके बाद इन 100 ईयर्स में जो है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाते हैं। जैसे कि स्पेसिफिकली बात करें तो यूरोप में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस और कैथोलिक क्रिश्चियंस के बीच में काफ़ी मतभेद उभर के आते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर की बात करते हैं। तो पॉलिटिकल फैक्टर में कॉलोनाइजेशन है। जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, एडवांस कंट्रीज होती हैं, वो वीकर कंट्रीज पे जा करके उन पर अपना कब्जा जो है बना लेती हैं और उन पर रूल करने लगती हैं, और उनके जो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनको अपने बेनिफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए जो है एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देती हैं। और वो जो कॉलोनीज होती हैं उनमें रहने वाले जो लोग होते हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं, नेटिव पीपल्स होते हैं, उनके राइट्स टोटली स्नैच कर लिए जाते हैं, उनकी फ्रीडम उनसे छीन ली जाती है। और इन 100 ईयर्स में हम देखते हैं कि जो एडवांस कंट्रीज होती हैं उनमें राइवलरी एस्टेब्लिश हो जाती है, यानी कि प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है अलग अलग कॉलोनीज पे अपना रूल जो है एस्टेब्लिश करने के लिए। और इसके अलावा जो सोशल या सोसाइटीज़ की बात करें तो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, उनमें भी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं अलग अलग इश्यूज को लेकर के। उसके बाद टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े शिप्स जो है बनाए जाने लगते हैं ट्रेड कैरी करने के लिए, और रेलवेज नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज को कनेक्ट करने के लिए और एग्रीकल्चरल एरियाज को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद टेलीग्राफ जो यानी कि कम्युनिकेशन भी एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, अलग अलग कॉर्नर्स जो होते हैं वर्ल्ड के उनमें टेलीग्राफ लाइन बिछा करके। उसके बाद कुछ कल्चरल चेंजेस भी होते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लोस की। इन 3 तरह के फ्लोस की हम बात करेंगे। इन्होंने भी को बहुत ज़्यादा लेवल तक जो है कंट्रीब्यूट किया है वर्ल्ड को इंटीग्रेट करने में और इंटरकनेक्ट करने में। फ्लो ऑफ ट्रेड, यानी कि सबसे पहला फ्लो ऑफ ट्रेड है। इसमें जो है व्यापार एक कोने से दूसरे कोने तक होता था, यानी कि पूरी कोई भी ऐसा दुनिया का कोना नहीं था जहाँ पे जो है ट्रेड नेटवर्क एस्टेब्लिश ना हुए हों। उसके बाद फ्लो ऑफ लेबर जो है, यानी कि वर्कर्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने लगे, जाने लगे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी और बेटर फ्यूचर के लिए। उसके बाद मूवमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल भी लंदन से या ब्रिटेन से कोई जो एडवांस कंट्री होती हैं, जो रिच क्लास होती है, वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट कंट्रीज में जो है इन्वेस्टमेंट करती है। कोई एग्रीकल्चर में करता है, कोई इंडस्ट्री में करता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में करता है। और ये तीनों जो फ्लो होते हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड, यानी कि आपस में जुड़े हुए होते हैं, और ये
लगभग हजारों लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं, उनका जीवन प्रभावित करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कैसे एक वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो शेप लेती है, कैसे एक विश्व आर्थिक जो अर्थव्यवस्था जो है वो आकार लेती है। तो बात करते हैं इंडस्ट्रियल यूरोप की, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हो गई थी, इसलिए इंडस्ट्रियल यूरोप स्पेसिफिकली ब्रिटेन, तो वहाँ पे जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि फूड ग्रेन्स का जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है फूड का। उसकी वजह से फूड प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होने लगता है, जिसके लिए हमें पता है कि अलग अलग फार्म्स जो है वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं अलग अलग कॉर्नर्स में वर्ल्ड के, और यही जो है वो पैटर्न चेंज हो जाता है, यानी कि जो फूड प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा जो कंजप्शन होने लगता है। उसके बाद बात करते हैं, वैसे ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि हर कंट्री जो है ट्राई करती है कि वो फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो, यानी कि आत्मनिर्भर हो, ताकि उसके जो सिटीजन्स हैं उनको प्रॉपर फूड जो है वो मिल पाए कंज्यूम करने के लिए। ब्रिटेन भी यही चाहता था, उसके पास थोड़ी लैंड कम थी, इसलिए वो चाहता था कि किसी भी तरीके से यहाँ पे जो है फूड सेल्फ सफिशिएंसी हम अचीव कर लें, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते थे उनको फूड चाहिए होता था। पर इस फूड सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करने के चक्कर में वहाँ पे कुछ सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और कुछ लो लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। एक तो वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है 100 ईयर्स के ड्यूरेशन में। दूसरा, वहाँ पे अर्बन सेंटर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं, यानी कि नए नए सिटीज़ और टाउन्स जो हैं वो एक्सिस्टेंस में आते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये एक फीचर है कि सिटीज़ और टाउन्स जो है वो नए नए बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप होती हैं, उद्योगों का विकास होता है, और वहाँ पर जो डिमांड है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जो डिमांड बढ़ती है तो जो फूड ग्रेन्स प्राइसेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि उनकी कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है, महंगे हो जाते हैं फूड ग्रेन्स। और ब्रिटेन में जो फार्मर्स होते हैं, जो रिच फार्मर्स होते हैं, जो लैंडेड ग्रुप्स जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि जो इंपोर्ट हो रहा है, जो आयात हो रहा है बाहर के देशों से ब्रिटेन में, उसको रोका जाए, ताकि उनका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़े। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे कानून लाती है जिससे जो इंपोर्ट होता है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उसके आयात पे पाबंदी लगा दी जाती है। उसकी वजह से जो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मैनी टाइम्स जो है वो बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ जाता है। पर इसका जो अफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उद्योगपति होते हैं, उनके ऊपर, और जो अर्बन ड्वेलर्स यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं, वर्कर्स होते हैं, और अदर क्लासेस होती हैं जो शहरों में रहते हैं, उन पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए ये जो है रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, या प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट से कि ये जो कॉर्न लॉस हैं इनको जो है अबोलिश किया जाए, बंद किया जाए, हटा दिया जाए। गवर्नमेंट फिर से इनको हटा देती है, इन कॉर्न लॉस को जो है वो हटा देती है। उसके बाद जो हाई फूड प्राइसेस होते हैं ये बिल्कुल कम हो जाते हैं, फूड को फिर से इंपोर्ट कर लेने दिया जाता है, और फूड जो है वो फिर से सस्ता हो जाता है। उसके बाद जो फूड सस्ते होने की वजह से जो लैंडेड ग्रुप्स होते हैं बड़े बड़े, यानी कि जमींदार जो होते हैं ब्रिटेन में, उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि उनको अब तक फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि कॉर्न लॉस जो थे उसकी वजह से जो इंपोर्ट था वो रिस्ट्रिक्शंस थी उस पर रिस्ट्रिक्शंस हटाने के बाद उनका प्रॉफिट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और वो बेचारे और उनके फार्म्स पे जो वर्कर्स काम कर रहे थे वो टोटली बेरोजगार हो जाते हैं हज़ारों की संख्या में, और वो जो है माइग्रेट करने लगते हैं, यानी कि अपनी जगह छोड़ने लगते हैं, एग्रीकल्चर को टोटली जो है नेगलेक्ट कर देते हैं, और सिटीज़ यानी कि शहरों की तरफ, या फिर ओवरसीज दूसरे कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज़ की तरफ बेटर वर्क के लिए या बेटर फ्यूचर के लिए जो है माइग्रेट करने लगते हैं। तो हम देख सकते हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट की हमने बात करी, तो ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट यही था कि एक तरफ तो यहाँ फार्मर्स जो थे, यहाँ पे जब इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस थी तो इनको फायदा हुआ, और दूसरी तरफ जब इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन ड्वेलर्स को नुकसान हुआ, यानी कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद जो लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात करी हमने तो ये जो फार्मर्स होते हैं बाद में जो कि बिल्कुल बेरोजगार हो जाते हैं, कॉर्न लॉस को एबोलिश करने के बाद में ये खेती को छोड़ देते हैं, एग्रीकल्चर को छोड़ देते हैं, तो इनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं बिल्कुल ही डाउन टोटली हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मिड 19th सेंचुरी की बात करते हैं, तो मिड 19th सेंचुरी में जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ और भी ज़्यादा एक्सपेंड होती है, और भी ज़्यादा इंक्रीज होती है, और जो लोगों की जो इनकम होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा कमाने लगते हैं, और कमाने लगते हैं तो अच्छा खाने भी लगते हैं, यानी कि कंजप्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है।
और बहुत ज़्यादा होने लगता है कंजप्शन। और इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस हटाने की वजह से जो इंपोर्ट होने लगता है फूड ग्रेन्स का, उसकी वजह से जो प्राइसेस होते हैं, जो दाम होते हैं, जो कीमत होती है खाने की चीज़ों की, उनकी टोटली गिर जाती है। ब्रिटेन फिर उसके बाद क्या करता है, काफ़ी सारी कंट्रीज में और कॉन्टिनेंट्स में जो है फॉरेस्ट क्लियर करवा देता है, जंगल क्लियर करवा देता है, और वहाँ पे जो है बड़े बड़े एग्रीकल्चरल फार्म्स जो है वो एस्टेब्लिश करवा देता है, ताकि उसकी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको किसी भी तरीके से फूड की प्रॉब्लम ना आए और फूड जो है हमेशा सस्ता ही रहे। ऐसे कुछ कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे कि सदर्न यूरोप में काफ़ी सारे फार्म्स एस्टेब्लिश हो जाते हैं एग्रीकल्चरल, अमेरिका में, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे एग्रीकल्चर फार्म्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं इन वर्कर्स के फायदे के लिए। उसके बाद बात करते हैं रेलवेज की। तो रेलवेज का नेटवर्क भी एक्सपेंड होता है, क्योंकि बड़े बड़े एग्रीकल्चर फार्म्स और इंडस्ट्रियल एरियाज जो होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए जो है रेलवेज का नेटवर्क जो है वो एक्सपेंड किया जाता है। उसके बाद एग्रीकल्चर रीजन्स को भी कनेक्ट करने के लिए, उसके बाद जो शिप होते हैं, पानी के जहाज होते हैं, उनके लिए बड़े बड़े पोर्ट्स यानी कि बंदरगाहें बनाई जाती हैं, और उनकी पार्किंग के लिए बड़े बड़े हार्बर्स बनाए जाते हैं। पोर्ट्स का काम होता है कि वहाँ पे जो गुड्स हैं उसकी लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है। उसके बाद वर्कर्स जो होते हैं, जो माइग्रेट करते हैं अलग अलग जगह से एग्रीकल्चरल फार्म्स में काम करने के लिए, वो जो है सेटल हो जाते हैं एग्रीकल्चरल फार्म्स पे, और वहाँ पे ही अपने घर वगैरह, होम्स वगैरह जो है बनाना शुरू कर देते हैं, वहीं पे अपने सेटलमेंट बनाना शुरू कर देते हैं। अब रही बात पैसे की, तो ये बड़े बड़े जो एग्रीकल्चर फार्म्स थे और जो इंडस्ट्रीज थी, यहाँ पे इनके पास मनी कहाँ से आ रहा था या पूंजी कहाँ से आ रही थी? तो पूंजी जो है रिच क्लास दे रही थी, जो अमीर लोग थे वो स्पेसिफिकली ऐसे फाइनेंशियल सेंटर्स जैसे कि लंदन, यहाँ से सारा का सारा पैसा आ रहा था। उसके बाद बात करते हैं माइग्रेशन की, कितने लोग जो है माइग्रेट हुए बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए, बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए। तो बात करें तो ऑलमोस्ट 50 मिलियन, लगभग 5 करोड़ लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो गए बेटर फ्यूचर के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए यूरोप से, जो कि स्पेसिफिकली अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गए। उसके बाद अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो टोटल 15 करोड़ लोग यानी कि 150 मिलियन पीपल जो है बेटर फ्यूचर के लिए वर्ल्ड ओवर जो है माइग्रेट हुए। उसके बाद बात करते हैं फिर से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है फिर से इंक्रीज होता रहा और यूरोप में, और एग्रीकल्चर भी जो वर्ल्ड ओवर जो है पूरी दुनिया में जो है एक्सपेंड होता रहा, और एक वर्ल्ड ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो है एग्जिस्टेंस में आई, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है एग्रीकल्चर एक्सपेंड हो गया था, तो एक कृषि अर्थव्यवस्था ने जन्म लिया। 1890s में कुछ कॉम्प्लेक्स चेंजेस आए। वो कॉम्प्लेक्स चेंजेस क्या थे? सबसे पहले लेबर मूवमेंट, यानी कि जो वर्कर्स थे, लेबर थे, श्रमिक थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। वो पहले इंडस्ट्रीज में जाते थे, पर अब कृषि में भी यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी जाकर काम करने लगे। उसके बाद जो है कैपिटल जो है फ्लोज यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होने लगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी होने लगा, और टेक्नोलॉजी जो कि इंडस्ट्री तक ही लिमिटेड नहीं थी बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एक्सपेंड हो गई, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अब एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा, नई नई डिस्कवरीज और इन्वेंशंस होने की वजह से। उसके बाद बात करते हैं इकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। इकोलॉजी जो स्पेसिफिकली नेचर, बड़े बड़े फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चरल फार्म्स बनाए गए, और जो रेलवे लाइंस या रेलवे नेटवर्क जो है वो बिछाया गया, उसकी वजह से बड़े बड़े जो फॉरेस्ट है उनको क्लियर कर दिया गया। उसके बाद जो रेलवे और शिप्स के नेटवर्क जो बने, उन पर जो काम करने वाले लोग थे वो स्पेसिफिकली सदर्न यूरोप के थे, यानी कि दक्षिण यूरोप के रहने वाले थे, एशिया के रहने वाले थे, अफ्रीका के रहने वाले थे और कैरेबियन के रहने वाले थे, और ये सारे के सारे लो पेड वर्कर्स, यानी कि इनकी सैलरी बहुत ही कम होती थी। उसके बाद बात करते हैं एक एग्रीकल्चरल फार्म का एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि इंडिया के वेस्ट पंजाब में, वेस्ट पंजाब अभी पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट उस समय में उन्होंने क्या किया, एक नेटवर्क बहुत बड़ा जाल बनाया इरिगेशन कैनल्स का, यानी कि नहरों का, पानी की नहरों का सिंचाई के लिए। और कहाँ पे बनाया? सेमी डेजर्ट, वेस्ट पंजाब जो कि थोड़ा मरुस्थलीय एरिया था, तो वहाँ पे इन्होंने जाल बिछाया, और वहाँ की पूरी जमीन को इन कैनल्स की वजह से इन्होंने फर्टाइल बना दिया, उपजाऊ बना दिया, और वहाँ पे स्पेसिफिकली 2 क्रॉप उगाई जाने लगी, एक कॉटन और एक वीट। वीट स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट के लिए था, और कॉटन जो थी वो ब्रिटिश के टेक्सटाइल मिल्स के लिए था, प्रोडक्शन के लिए था। उसके बाद बात करते हैं ट्रेड की। तो 1820 से और 1914 के बीच में जो वर्ल्ड ट्रेड था, विश्व व्यापार था, वो ऑलमोस्ट 25 से 40 गुना तक जो है वो
बढ़ गया था। 25 to 40 टाइम्स तक जो है वो इंक्रीज हुआ था। और जो ट्रेड में जो मेजर पार्ट था, जो व्यापार होता था, उसमें जो मेजर पार्ट था वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स का था, जिसमें कि मेजर जो प्रोडक्ट्स थे वो थे व्हीट, कॉटन और कोल थे। आज की वीडियो इतनी, होप करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।